दूसरे वेव में भी उनके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। तो अभी वो एक हेडलेस स्टेट हैं, एक हेडलेस आर्मी है। और ये कंफर्म्ड रिपोर्ट है कि सेकेंड डे ही आईआरजीसी ने ये देखते हुए कि उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है, उन्होंने अपने बटालियन कमांडर्स को, जो कि 30 या 35 बटालियंस हैं आईआरजीसी के पास, ईच बटालियन कमांडर वाज ऑथराइज्ड टू टेक ओन इंडिपेंडेंट एक्शंस अगेंस्ट इजराइल, अमेरिका एंड टारगेट्स इन मिडिल ईस्ट, जिसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं। तो उन टारगेट्स के ऊपर ये जो इंडिपेंडेंट छोटे लेवल के टैक्टिकल कमांडर्स हैं, ये अनकोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक कर रहे हैं, छोटी पोटेंसी के अटैक कर रहे हैं। छोटा ड्रोन भेज दिया, छोटा सा मिसाइल भेज दिया, उसको मीडिया बहुत लार्ज लेवल पे कवर कर रहा है, तो लग रहा है कि बराबर की लड़ाई चल रही है। जबकि B-2 बॉम्बर्स ने मिसाइल अंडरग्राउंड बेसिस को ईरान में तबाह कर दिया है, पिछले कल की बात है। उसके बाद वहां टीवी हेडक्वार्टर्स जो आईआरजीसी के कंट्रोल में थे, स्टेट टेलीविजन, उसकी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया गया है। आईआरजीसी के अपने हेडक्वार्टर्स ऑल ओवर तेहरान फैले हुए हैं, उनको खत्म कर दिया गया है। उनकी लीडरशिप मारे डर के डिस्पर्स हो गई है तेहरान के बाहर। ये एक चैलेंज है आईडीएफ के लिए, क्योंकि अब उनको एक एक करके लोकेट करना पड़ रहा है, जो नेक्स्ट लीडरशिप है कमांड एंड कंट्रोल की। उनके कम्युनिकेशन और एयर डिफेंस को टोटली नेस्तनाबूद कर दिया गया है। सैटेलाइट से पूरे स्मार्ट इकोसिस्टम, जो वॉर के समय ईरान की मेन पसली होती थी कि उनके गाइडेड वेपन्स को सैटेलाइट से गाइड करें, या लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ये जो स्टारलिंक जैसी एलन मस्क की फॉर्मेशन है, उनकी मदद लेते थे, वहां पे वो एक ब्लैकआउट फेस कर रहे हैं। उनकी आर्टिरियल रोड्स, जहां से रीइंफोर्समेंट जानी थी, जिसमें मिसाइल्स को ले जाके लॉन्च पैड तक ले जाना था, उसके पहले मिसाइल के ऊपर वॉरहेड्स लगाने थे, ये सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये एक एसिमेट्रिक वॉर हो रहा है। आईडीएफ अपने ऑब्जेक्टिव्स के करीब जा रहा है, अमेरिका। लेकिन 2-3 मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो कल 3 F-15 कुवैत में मारे गए, उसके बाद अमेरिका का अप्रोच और अमेरिका का डिक्टेटर, उसकी भाषा में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आया है। पहली बार वो जब इस 3 एयरक्राफ्ट के डिमोलिशन मतलब गिराए जाने के बाद उनसे बात करने की मीडिया ने कोशिश करी, ऑन द फेस उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई थी, क्योंकि ये एक मेजर डेंट है अमेरिकन इमेज को। F-15 एक बहुत ही वाइटल वॉर फाइटिंग मशीन है गल्फ में इस समय, और 3 F-15 विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्यू मिनट्स मार दिए गए। और वो भी ये लोग फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि फ्रेंडली फायर, मतलब कुवैत की वायु रक्षा एयर डिफेंस प्रणाली ने गलती से इनको दुश्मन समझ के मार दिया। ये इम्पॉसिबल है। एयर डिफेंस के जो पूरे कंसेप्ट्स को जानते हैं लोग, वो ये मानेंगे कि किसी बेस से जब F-15 लेवल के जहाज उड़ते हैं ऑन अ मिशन टू डिमोलिश सम टारगेट्स इन तेहरान, उस समय कुवैती एयर डिफेंस की सरफेस टू एयर तक मार करने वाली मिसाइल्स को शट कर दिया जाता है, जब तक कि ये जहाज उनकी जद से बाहर नहीं निकल जाते हैं, और तब फिर से एयर डिफेंस आर्टिलरी, एयर डिफेंस गन्स को एक्टिव किया जाता है। तो मुझे एक बहुत मेजर पूजा शक है कि ये जो 3 F-15 एको बहुत स्मार्ट एयरक्राफ्ट, बोइंग का ये प्राइड माना जाता है, बोइंग के F सीरीज में F-15 एक बहुत प्राइड का जहाज माना जाता है, उसको कुवैत की सेना के रोग एलिमेंट्स ने, जो सरकारी दबाव में अभी अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका एक प्रो शिया अप्रोच है, उन्होंने डेलिबरेट तरीके से मारा है इन 3 जहाजों को। और इससे ट्रंप बहुत नाराज हैं, और इससे एक पॉसिबिलिटी है रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस की अगले कुछ दिनों में। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज कंसिडरिंग ऑन फुट इन्वेजन ऑफ ईरान, क्योंकि 3 दिन वेट करने के बाद भी ईरान में जो पब्लिक अपराइजिंग एक्सपेक्टेड थी कि हम जब आईआरजीसी को खत्म कर देंगे, खमैनीस को खत्म कर देंगे, तो ये सेकेंड वेव ऑफ अपराइजिंग में वहां की सत्ता पलट हो जाएगी, वो नहीं हो रहा है। और अब F-16 जैसे क्रिटिकल एसेट्स 3 एक साथ गिर गए हैं, तो ट्रंप नाराज दिख रहे हैं। हो सकता है कि उनको अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से या किसी दूसरे तरीके से सोल्जर्स ऑन ग्राउंड जाके तेहरान को कैप्चर करें। जो बची खुची आईआरजीसी की लीडरशिप है, उनको फिजिकली। हम जिक्र कर रहे हैं 16 देशों का, कि युद्ध में किन 16 देशों के अभी तक नाम सामने आए हैं। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेबनान के साथ में। इधर लेबनान है, फिर इधर इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, फिर सीरिया, ईरान, कुवैत, बहरीन, यूएई, यमन, ओमान, साइप्रस, और उधर इराक। अब क्योंकि इराक भी जद में आ चुका है, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यमन, यूएई, साइप्रस, तुर्की, ओमान, सीरिया, ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में। अब आप इसका एक विस्तार देखिए कितना ज्यादा हो चुका है। 16 देशों का शामिल होना,
ये अपने आप में बार बार हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे हम खड़े, तमाम एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है। और अभी हमारे साथ आशीष साय साथ जिन्होंने इस बात को लेकर एक अपडेट दिया कि अब अमेरिका ने एक नई प्लानिंग कर ली जिसका जिक्र ट्रंप कल ही कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया था। और आइए ईरान के कट्टर दुश्मनों की अगर हम बात करते हैं तो 16 देशों से जंग जो ईरान है वो लड़ेगा कैसे, खाड़ी में तीसरा विश्व युद्ध क्या होने वाला है, इस बात का जिक्र भी हम कर रहे हैं। इजराइल, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और फिर ग्रीस। हालांकि जर्मनी की ओर से यह कहा गया कि हम इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम किसी की सहायता नहीं करने वाले, जबकि इससे पहले तक ये खबर आ रही थी कि साहब ये जो कंट्रीज हैं वो अमेरिका, इजराइल के साथ में चली गई हैं। अजिताभ सर, एक बात आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि पहले ये हुआ कि अब जहां जहां ईरान ने हमले बोले हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हों या साइप्रस तक हमने देखा कि हमला हो गया। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका के बेस को हम टारगेट कर रहे हैं, इन कंट्री को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। फिर लगा था कि ये कंट्रीज भी अब सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल के साथ चली जाएंगी ईरान के अगेंस्ट में, लेकिन अभी तक वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा। देखिए पूजा जी, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना भी नहीं चाहेगा ईरान, क्योंकि उससे जो क्षेत्रीय जो इनके नेबर्स हैं वो ईरान के अगेंस्ट हो जाने पे ईरान के लिए मुश्किलात और बढ़ेगी। तो ईरान कभी नहीं चाहेगा, लेकिन ईरान की ये क्षमता कह लीजिए, अक्षमता कह लिए, दिखाता है कि वो प्रेसिजन जो टारगेट होता है वो नहीं कर पा रहे हैं। कह तो ये रहे हैं कि अमेरिका के जो वहाँ बेसेस हैं उस पर अटैक कर रहे हैं, अमेरिका के एसेट्स जो इन कंट्रीज में हैं, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में हैं, उस पे अटैक कर रहे हैं, उस पे टारगेट कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में हो नहीं पा रहा है। सिविलियन एरियाज में, एयरपोर्ट के एरियाज में अटैक हो रहा है और उसमें आम नागरिकों के भी मृत्यु की खबरें हैं। तो ये ईरान के लिए अच्छा नहीं है। दैट वो दिखाता है कि ईरान के पास टारगेट को सही फिक्स करने के लिए वैसे मैं ये गल्फ कंट्रीज को लेकर पूछ रही थी, क्योंकि पहले गल्फ कंट्रीज ने कहा कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो क्या ईरान के इस जवाब पर वो लोग सहमत हो चुके हैं कि वो वाकई अमेरिकी बेस को ही टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि पहले लगा कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट हो सकता है इस युद्ध में। नहीं, देखिए वो क्लेरिफिकेशन जो भी आए, लेकिन सच्चाई यही है कि ईरान ने जो नेबरिंग कंट्रीज पे अटैक किए हैं और सिविलियन एरियाज पे अटैक हुए हैं, जैसे कतर में 100 से ज्यादा मिसाइलों का और ड्रोन का प्रयोग किया गया है, यूएई में, सऊदी में, कई जगहों पे हुए, कुवैत में हुआ है, बहरीन में हुआ है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है और ये क्षेत्रीय वार की ओर पूरा जा रहा है। कल को ये सारे जो आसपास के देश, पड़ोसी देश हैं, ये ईरान के अगेंस्ट में अगर खड़े हो जाएंगे तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। और खतरा उसी बात का है क्योंकि ईरान अपने आप को कंटेन नहीं कर पा रहा है। जैसा कि ग्रुप कैप्टन आशीष जी ने कहा कि भाई IRGC के जो भी क्षेत्रीय कमांडर हैं, रीजनल कमांडर हैं, उनको ईरान ने पूरी छूट दे रखी है कि अपना टारगेट फिक्स करो और उसको मारो। तो एक सेंट्रलाइज कमांड की कमी दिख रही है ईरान के संदर्भ में। और जिसको जहां बन पा रहा है वो मार रहा है। इसका रीजन क्या लीडर की एब्सेंस है? ऑफ कोर्स लीडरशिप का एब्सेंस। इस तरह के जब महायुद्ध हो रहा है तो निश्चित रूप से उसकी तो टॉप लीडरशिप तो खत्म ही हो गई है। तो लीडरशिप का एब्सेंस तो है ही, कोऑर्डिनेशन की भी कमी है। और इन्होंने प्लान बी जो तैयार कर रखा था कि भाई हम अपने जो लोकल हमारे कमांडर्स हैं वो अपना एक्शन लेंगे, ये उनके स्ट्रक्चर में इस तरह का है। तो दैट इज हाउ